एक्साइटमेंट से। ये एक्साइटमेंट तभी हमको मिलता है जब हम लोग क्या लेंगे, किसी बाहर से क्या आती है, हमको अगर खुशी होती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होना मतलब ही क्या है, एनर्जी से भर जाना, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाना मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। नेगेटिव एनर्जी अगर आती है तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। सो नाउ गुड इवनिंग। सो हम लोगों ने देखा था सबसे बढ़िया चीज जो बोली थी बेटा बोहर साहब ने, दैट इज बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। क्या बोला था बोहर थर्ड पोस्टुलेट ने, कि यहां पे आपकी एनर्जी, एक कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक आपके ऑर्बिट में सर्कुलेट होते रहेगा, परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, किसी भी तरह से एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। और जब भी वो रेडिएट करेगा समझ के चलो उसने क्या किया है, जंप किया है, कहां से, हायर एनर्जी स्टेट से लेके लोअर एनर्जी स्टेट पे। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा कौन सी चीज, हम लोगों ने देखा एनर्जी का कंसेप्ट, कि किसी भी ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी बोलो। तो उन्होंने बोला था बेटा, सबसे बढ़िया चीज बोली थी कि एनर्जी का फॉर्मूला E nth इज इक्वल टू कितना था बोलो, हाँ, ट्वाइस पाई स्क्वेयर इंटू m इंटू के स्क्वेयर e टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वेयर बाय h स्क्वेयर n स्क्वेयर। बहुत बढ़िया। इसके हिसाब से हम लोगों ने E n इज इक्वल टू कितना लिखा था, 2 पाई स्क्वेयर m इंटू के स्क्वेयर e टू द पावर 4 डिवाइड बाय h स्क्वेयर, इसको लिखा सेपरेटली, इंटू लिखा z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर। और ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, याद होगा यहां पे एक चीज हम लोगों ने माइनस साइन लगाया था, लगा इन द सेंस वहां पे डेवलप ऑटोमेटिकली हुआ था, याद होगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी। तो यहां पे हमारा साइन नेगेटिव रहेगा और E n की वैल्यू मिली थी बेटा कितनी, दैट इज माइनस, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर। ये फॉर्मूला मिला था किसका, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, उस एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन रहा है कहां पे, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी, बराबर है। और अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी डायग्राम निकालेंगे। किसके लिए, तो हम लोग निकालेंगे बेटा एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलेंगे इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से होगी, यहां पे हम लोग निकालेंगे फर्स्ट हमारी क्या बेटा बोलो, नंबर 1 पहला ऑर्बिट में। और यहां पे जब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1। क्या होता है n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पे z, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो यहां पे क्या पुट करेंगे 1, यहां पे क्या पुट करेंगे 1। तो एनर्जी मिली कितनी यहां पे बोलो, ये यहां पे मिलती है हमको कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला किसमें था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था बेटा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे जब हम लोगों ने z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू जब पुट की कितनी, 2 पुट की, तो हमको पता है ये वैल्यू किसके बराबर आई बेटा, यहां तक किसके बराबर आई बोलो, जब हम लोगों ने पुट किया तो ये वैल्यू मिली हमको कितनी, -13.6 के बाद आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला था, बराबर। उसके बाद हम लोगों ने यहां पे कितना पुट किया बोलो, 3 पुट करेंगे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा बोलो, हाँ, किसके बराबर, 3 के बराबर। उसके बाद कितनी, n की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, n की वैल्यू 5 के बराबर, ठीक है, n की वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर, फिर 7, ऐसे 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 हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यूज निकालते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम का पूरा कंसेप्ट आपके आंखों के सामने रहेगा। सर ऐसे आपने डायग्राम क्यों निकाला है, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहां पे n की वैल्यू 2 पुट किए कितना आया, -4.6 आया बेटा। उसके बाद जब हम लोग -3.4 आया। उसके बाद n की वैल्यू जब हम लोग कितना पुट करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपकी वैल्यू बताइए क्या होते जाएंगी, घटती नहीं जाएंगी बेटा, याद रखिएगा। इसमें आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होना मतलब आपकी एनर्जी बढ़ती जाना है। अब यहां पे ध्यान देना कि इन दोनों के बीच में, सर यहां पे एनर्जी लेवल में जो लाइंस आपको दिख रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लेवल्स। ये लेवल धीरे धीरे उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्यों कम होते जा रहा है बोलिए, डिफरेंस इसलिए कम होते जा रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटा इन दोनों के बीच में आसपास में कितने का डिफरेंस आ रहा है,
आसपास में 10 का डिफरेंस आ रहा है, नियरली इक्वल टू 3.4 और 1.5 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आसपास में 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। तो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिस्टेंस मतलब वैल्यू जितनी कम आती जाएंगी वैसे वैसे हिसाब से क्या होती जाएंगी लाइन जो है वो क्लोजली आते जाएंगी। बात समझ में आई? ये हो गई किसकी, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हर आपके ऐसे एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से ही होगी क्या? तो दिखने में इस तरह से ही होगी बेटा, लेकिन याद रखना इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। कौन सा? ग्राउंड स्टेट। बेटा ग्राउंड स्टेट में हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी जो एनर्जी आपको दिख रही है, क्या वो हर किसी और एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सेम होगी या डिफरेंट होगी? यह समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एटम लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। ये किसके लिए लिए थे हम लोगों ने, बोलो? ये हाइड्रोजन लिए थे। और अब इसका कौन सा लेंगे? अब लेंगे डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन या फिर एटम। डबली आयोनाइज मतलब होगा Li2+, इस तरह से ये हो गया हमारा डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन। क्या होता है डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन मतलब या फिर एटम? हमारे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3 प्रोटॉन्स। मतलब यहां पे लिथियम के लिए Z की वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर। अब यहां पे डबली आयोनाइज का मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाल दिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब बचता है, इसीलिए हम लोग डबली आयोनाइज्ड लिथियम आयन को ही क्या हम लोग बोलेंगे? हाइड्रोजन लाइक एटम। क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। और हमारा बोहर्स के जो तीनों भी पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल होते हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए। इसलिए हम लोगों ने डबली आयोनाइज्ड लिथियम लिया। आगे हम लोग जाके यहां पे ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम भी ले सकते हैं, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या है? 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 निकाल दिए तो क्या बन गया? ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम। आई बात समझ में? तो लिथियम के लिए हम लोग चेक करेंगे कि सही में ऐसे इस तरह से लेवल आती है क्या, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आएगी, फिर उसका क्या निकालेंगे हम लोग? एनर्जी लेवल डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखिए फार्मूला हम लोग लेंगे बेटा। कौन सा फार्मूला दिख रहा है? दैट इज En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ठीक है, यदि हम लोगों ने हमेशा Z की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग? Z की वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितनी? 3। ठीक है, और हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। मतलब कौन सा स्टेट आ गया? ग्राउंड स्टेट आ गया। तो यहां पे हम लोग E(1) इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3.6 इंटू क्या लिखेंगे? Z की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी? 1 रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू आसपास में कितनी आनी चाहिए? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आती है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब फिर से हम लोगों ने क्या किया? Z की वैल्यू 3 तो रखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू रखी मतलब 2। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? फिलहाल सेकेंड ऑर्बिट में आया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां पे रखी? कितनी रखी? 2 रखी। तो E2 की वैल्यू बनी कितनी बेटा? -3.6 इंटू, अब Z के जगह पे फिर से हम लोग पुट करेंगे 3, ये बना आपका 9 डिवाइडेड बाय n के जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 बना। और आप अगर इसकी वैल्यू निकालते हो तो आपको आसपास में वैल्यू मिलती है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में। आ रही बात समझ में? फिर हम लोग क्या करेंगे? Z की वैल्यू रखेंगे 3, n की वैल्यू रखेंगे कितनी? 1 हो गया, 2 हो गया, अब क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। दैट इज E3 की वैल्यू बनेगी कितनी? -13.6 इंटू 9/9, क्योंकि n की वैल्यू कितनी रखे? 3 रखी, ऊपर के भी कितनी है? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना बना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे आप देखिएगा, इसकी अगर एनर्जी लेवल डायग्राम निकालने जाए तो हमारे फर्स्ट यहां पे n की वैल्यू कितनी रखी? 1 रखी, तो यहां पे एनर्जी कितनी मिल रही है? -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में कितनी मिल रही है? देखिए सेकंड में मिल रही है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कितनी मिल रही है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरह से वो क्या होती जाएंगी? डिफरेंस धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों डायग्राम दिखने में क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? सेम। लेकिन देखिए इस दोनों में
ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में कितने का डिफरेंस है? लगभग 10 के आसपास। और यहां पे अगर ध्यान से देखो तो लगभग कितने के डिफरेंस दिख रहे बेटा? 30 और 120, मतलब आसपास कितने का डिफरेंस है? 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा क्या है, फर्क आता है। अब देखिएगा, ध्यान देना, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ही डिसाइड करती है क्या? स्पेक्ट्रम, वेरिएशन इन स्पेक्ट्रम। अब ये वेरिएशन इन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्या है, आपको धीरे से आगे जाके समझेगा, लेकिन इसी के आधार से आता है क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट। तो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला इसका नाम है बेटा क्या? एटॉमिक एक्साइटेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एटॉमिक एक्साइटेशन। क्या होता है एटॉमिक एक्साइटेशन? समझ लीजिएगा। एक्साइटेशन ये वर्ड कहां से आया? एक्साइटमेंट से। ये एक्साइटमेंट तभी हमको मिलता है जब हम लोग क्या लेंगे, किसी बाहर से क्या आती है, हमको अगर खुशी होती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होना मतलब ही क्या है? एनर्जी से भर जाना, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाना, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। नेगेटिव एनर्जी अगर आती है तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब ही एटम के पास पॉजिटिव एनर्जी आए तो वहां का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड होगा। और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होना मतलब हम लोग जनरली उसको क्या बोलेंगे? एटम का एक्साइटमेंट होना। बात समझ में आई? तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी? तो याद रखना है एटॉमिक एक्साइटेशन में दैट इलेक्ट्रॉन, मैं क्या लिखूंगा यहां पे? दैट इलेक्ट्रॉन इज गेट एक्साइटेड एंड फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट by gaining the energy। कहां से एनर्जी लेगा? by 2 ways, 2 वे से ये एनर्जी ले सकता है बेटा। जो हमारे सिलेबस में उसमें अलग अलग तरह से भी एनर्जी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन दो ये महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है, वे है कि जिसके वजह से हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एनर्जी दे सकेंगे। ठीक है, एक है बेटा एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन। और सेकंड आता है बेटा, इसका नाम क्या है? कोलिजन। क्या आता है? कोलिजन। ठीक है, अब इसमें से हम लोग पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन। क्या होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन? फोटोन इज व्हाट? दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इस पैकेट ऑफ एनर्जी के पास कितनी एनर्जी होती है? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, हम लोगों ने सीखा। तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन को क्या करेंगे? फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है? एटॉमिक एक्साइटेशन पढ़ना है। बाद में इस एटॉमिक एक्साइटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, बहुत बढ़िया लेक्चर है आज का। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? कोलिजन। कोलिजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब उसकी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी उसने किसको दे दी? उस इलेक्ट्रॉन को देगी। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक तो नॉकआउट हो जाएगा, बाहर निकलेगा, या फिर वो एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा। जो भी होगा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा वाले कंसेप्ट में। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले। किसको पढ़ेंगे? एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन का कंसेप्ट देखिए क्या होता है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन मतलब होगा जब हम लोग किसको? इलेक्ट्रॉन को फोटोन से एनर्जी देंगे। ठीक है, देने के बाद इसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन में एब्सॉर्प्शन से आ गया कौन सा? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्ब मतलब क्या करना? एनर्जी लेना। और एक बार एनर्जी देना मतलब क्या? दैट इज इमिशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमिशन। तो एक बार पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक बार पढ़ेंगे हम लोग क्या? इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या होता है हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट किसके लिए चल रहा है? हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम रखेंगे बेटा, सॉरी एटॉमिक एक्साइटेशन का नाम रखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी बोल सकते, विच इज ए डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट इन नेचर। क्या होता है डिस्क्रीट इन नेचर और क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? इसको समझेंगे। पहले हम लोगों ने रुदरफोर्ड में क्या देखा था? रुदरफोर्ड वाले कंसेप्ट में यह देखा था कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय द मैक्सवेल, क्या बोला था कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? इट इज द चार्ज।
ये अगर क्या करे, ये अगर हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में, तो अकॉर्डिंग टू ईएम वेव थ्योरी क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड चार्ज इज ऑलवेज रेडिएटेड द एनर्जी। और सर्कुलर मोशन जो भी अपना पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन इज व्हाट, दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब यहां से एनर्जी रेडिएट करेगा, धीरे धीरे वो जाके अपना रेडियस को कम करते जाएगा और कहां पे जाके स्ट्राइक होगा, न्यूक्लियस को, जो होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा यूनिवर्स ही नहीं रहेगा, बात समझ में, क्योंकि एटम ही नहीं रहेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हुआ, इसको ही बोला जाता है, जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी बाहर निकालेगा। और ऑल पॉसिबल वाले वेवलेंथ को एनर्जी बाहर निकालने के कंसेप्ट को बोला जाता है दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, की हर रंग का, हर कलर का वेवलेंथ बाहर निकालना, या फिर ऑल पॉसिबल का रेडिएशन बाहर निकालना। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सभी के सभी कलर्स आपको दिखेंगे। क्या ऐसे होता है, नहीं होता है। ये कब समझ में आया, जब हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, देखिएगा। ठीक, अब तभी जाके आपको समझेगा क्या लाइन स्पेक्ट्रा क्या चीज है। हम लोगों ने क्या किया, यहां पे सभी कलर का लाइट कंबाइन किया। मतलब कौन सा, सभी को पता है क्या, ये विबग्योर आपने पढ़ा है। सभी को अगर मैंने कंबाइन किया बेटा, कंबाइन करेंगे तो बेसिकली कौन सा लाइट देगा, ये हमको मिलता है व्हाइट लाइट मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैं विजिबल स्पेक्ट्रम ले रहा हूं, जिसमें आपका वॉयलेट का आसपास रेंज होता है कितना, दैट इज 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके रेड, मतलब इसका वेवलेंथ होता है आसपास में कितना, 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ये सब वेवलेंथ रेंज, इसको नैनोमीटर में भी हम लोग लिख सकते हैं, 380 नैनोमीटर या फिर 750 नैनोमीटर। हम लोग बेसिकली इसको एंगस्ट्रॉम में लेके चल रहे हैं। ठीक है, यह है किसका, विजिबल स्पेक्ट्रा का रेंज, किसका वेवलेंथ का रेंज दिख रहा है, 3800 से लेके 7500 तक। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब ये व्हाइट लाइट हम लोगों ने एक एटम से भेजा। अब यहां पे एटम मतलब क्या, या बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब वहां पे कोल्ड गैस लिया गया था। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पे एटम का डायग्राम निकालता हूं। तो पहले तो एटम बेटा ऐसा कुछ था, ये हमारा कौन था बेटा, न्यूक्लियस, और यहां पे था हमारा कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन था, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जब यहां से व्हाइट लाइट पास कर दिया गया, इस इलेक्ट्रॉन ने व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी ले ली। बराबर, क्या ले ली, एनर्जी ली। बाद में आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दिखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे था, यहां पे था, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट पकड़ के चलिए और सेकंड ऑर्बिट, दैट इज ग्राउंड स्टेट, हायर स्टेट। ठीक, बाद में सीन इस तरह से दिखा बेटा कि आपके पास ये न्यूक्लियस और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां पे जंप करेगा, जिसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन में क्या हम लोग देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब क्या, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी होगी, E इंटू एच न्यू, मतलब ही कौन, E इज इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्बडा। बात समझ में आई। तो इसमें से कुछ एनर्जी ली। सर ये इलेक्ट्रॉन सभी की सभी ये एनर्जी लिया क्या, नहीं लिया बेटा। ये तब समझ में आया जब हम लोगों ने इसके सामने यहां पे एक इस तरह से क्या रखा, स्पेक्ट्रोग्राफ रखा। स्पेक्ट्रोग्राफ में उसके पास कुछ ग्रीन के आसपास या फिर येलो के आसपास वाला पूरा पैच अवेलेबल नहीं था। तो ये पूरा जो पट्टी दिख रही थी, ये पट्टी में ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, मिसिंग था। तो पूरा ब्लैक ब्लैक पट्टी आपको मिली। इसका मतलब इसने क्या किया, सभी के सभी लाइट रेडिएशंस पास किए। व्हाइट लाइट में सभी अवेलेबल है। इसमें क्या किया, उसने स्प्लिट करके देखा। स्प्लिट अप करके देखने के बाद, व्हाइट लाइट को स्प्लिट अप करने के बाद सातों भी कलर मिलना चाहिए। सातों के सातों कलर मिले, लेकिन उस कलर में एक छोटा सा दाग मिला, एक पट्टी मिली, ब्लैक कलर की स्ट्रिप मिली। इसका मतलब यह कि ये वाला कलर उसके पास क्या था, मिसिंग था। इसका मतलब यह कि उस कलर वाले वेवलेंथ को उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। बात समझ में आई। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। उसको उतनी एनर्जी मिल गई कि वो अपने
किसको, उसको छोड़ के, किसको, अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड होके कहां पे चला गया, हायर स्टेट में चला गया बाय गेनिंग द एनर्जी। और इसी को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। कलर क्या होता है, स्पेक्ट्रा मतलब क्या, कलर, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई बात समझ में। अब हुआ ये कि आसपास में ये इलेक्ट्रॉन t इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इतने कम टाइम के लिए वहां पे रह सकता है हायर ऑर्बिटल स्टेट में। इसका मतलब ये कि वो अगर रहेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, फिर से वापस आएगा। कहां पे वापस आएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में, ऑर्बिट में। हो सकता है वो सेकंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन हो कहां पे चला जाए, थर्ड में। हो सकता है वो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन हो कहां पे चला जाए, फोर्थ में। हो सकता है सेकंड वाला हो कहां पे चला जाए, फिफ्थ में। लेकिन वो आएगा वापस अपने कौन से स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में। तो जब वापस आएगा बेटा, तब पहले बताइए यहां पे जब उसने एनर्जी ली, किसकी एनर्जी ली, मैंने बोला कौन सा कलर, येलो कलर वाला स्ट्रिप आपके पास मिसिंग मिलता है, मतलब उस वेवलेंथ वाला फोटोन उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। वेवलेंथ वाला फोटोन एक्सेप्ट करना मतलब ही क्या, एनर्जी एक्सेप्ट करना, मतलब E इज इक्वल टू बोलो कितनी, hc/λ। ये अगर मैं लैम्बडा जो मिसिंग दिख रहा है, ये अगर वैल्यू में पुटअप करूं तो इतनी एनर्जी उसने ली, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बाय सीक दी वेवलेंथ, या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ में मैं क्या देख के, उसका मिसिंग वाला वेवलेंथ देख के, वहां पे अगर स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या लिखा होता है, 3800 से लेके सभी तरह के कलर्स वाले वहां पे लिखे होंगे, क्या नंबरिंग, और जो वेवलेंथ मिसिंग, इसका मतलब उतनी उसने एनर्जी ले ली। कितना इजी है। अब हुआ ये कि मैंने अभी बोला कि वो वापस आएगा। जब वापस आएगा बेटा, तो हुआ ये कि आपके पास यहां पे जो दिख रहा है कौन, ऑर्बिट, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो यहां से फिर से क्या निकलेगी, एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है, हमारी एनर्जी फिर से वो लिबरेट होगी। लिबरेट होने के बाद हमने देखा इस पूरे पट्टी में वो वाली स्ट्रिप आपको दिखाई देगी जो उसने ली थी, मतलब कौन सा कलर दिखाई देगा, मान के चलो येलो कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर, येलो कलर दिखाई देगा। और बाकी पूरी स्ट्रिप कैसी दिखाई देगी, ब्लैक। इसका मतलब यह कि जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी उसने क्या की, इमिट की। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। बात समझ में आई। अब याद करो वो थर्ड पोस्टुलेट जो कब कौन बोला था, बोर साहब ने बोला था, कौन सी चीज, याद करो वो दिन। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला जाता है, बोलो, द इलेक्ट्रॉन नेवर इमिटेट द एनर्जी until and unless is revolving around the fixed circular orbit of an electron, but whenever the electron is jumps from the higher energy state to lower energy state, it liberated the energy, and this energy is, कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा वो, इट इज दी, क्या होगा, डिफरेंस इन बिटवीन दिस करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड्स। बात समझ में आई। मतलब जो ऑर्बिटल में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, उसके डिफरेंस के बराबर होगी। अब मुझे बताइए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा एनर्जी कहां पे ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, या थर्ड ऑर्बिट में, बताइए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है। नेगेटिविटी कम होना मतलब उसकी एनर्जी बढ़ना, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी स्टेट, और नीचे वाले ऑर्बिट को बोलेंगे लोअर एनर्जी स्टेट। बात समझ में आई। इसका मतलब ये बेटा कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। और थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज इक्वल टू, दैट इज ई, कहां से कहां पे आ रहा है, बोलो, ये इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल, अगर जंप कर रहा है इसको बोलेंगे फाइनल, दैट इज बोलो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। यदि वो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो ई फोटोन इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, E2 माइनस E1। इस तरह से हमको निकलेगा कंसेप्ट। आई बात समझ में। और ये कहां से आया, कौन सी इसमें मिल रहा है हम लोगों को, थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से हम लोग यहां से डिजाइन किए इक्वेशन। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब देखेगा इसका मतलब सर कि पर्टिकुलर एटम पर्टिकुलर कलर का ही। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर हम लोग स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रा हम लोग कौन सा वाला स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। कौन सा, विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब विजिबल कलर का रेडिएशन यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी कि विजिबल स्पेक्ट्रम ही देखें बेटा, इससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एटम
उस तरह से एनर्जी लिबरेट करे जो आंखों को ना दिखे। मतलब हो सकता है वो वाला वेवलेंथ बाहर निकाले जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। ज्यादा मतलब क्या है, इंफ्रारेड रीजन में चला गया। बात समझ में? मतलब 7800 के ऊपर मान के चलो, मैंने 8500 एंगस्ट्रॉम वाला अगर रेडिएशन बाहर निकलता है इस कंसेप्ट में, तो क्या आंखों को दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब उसने क्या किया था, इनिशियल में कितनी एनर्जी ली थी, ये वाली एनर्जी ली थी, इतने लैम्बडा वाली, और जब लिबरेट करेगा तो उतने लैम्बडे वाली एनर्जी लिबरेट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा वाला रीजन हो गया, वो इंफ्रारेड रीजन में चला गया पूरा कंसेप्ट। कि यहां पे स्पेक्ट्रोग्राफ में दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा किसके लिए डिजाइन किया गया है, विजिबल के लिए। तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आए तो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम निकालेगा कि नहीं, लेकिन जब भी एनर्जी निकलेगी उसकी एक फिक्स डिस्क्रीट वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके वजह से हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स वैल्यू मिलेगी। और यहां पे क्या बोला जाता है रुदरफोर्ड में, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, मतलब सभी कलर का। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कौन सी चीज, कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। बात समझ में? और ये हम लोग थर्ड पोस्टुलेट से प्रूफ करके दिखाए। आई बात समझ में? ठीक, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। अब इसमें क्या सबसे बढ़िया चीज, मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सर इस एटम, मान के चलो कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, और सेकेंड एटम मेरे पास है बेटा कौन सा, मान के चलो डबली आयोनाइज्ड लिथियम दिख रहा है। ठीक है, मतलब कौन, दैट इज H, और ये कौन, HI2+। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि सर दोनों में से यदि हम लोगों ने व्हाइट लाइट को पास किया, सर तो जब दोनों में दिखेंगे तो दोनों के लिए पैच अलग अलग आएगा या एक जैसे आएगा? यदि मैं स्पेक्ट्रोग्राफ में देखूं तो दोनों के लिए एक जैसे आएगा या अलग अलग आएगा? बोलो, इसके पीछे का रीजन बताइए बेटा। इसके पीछे का रीजन हम लोगों ने पहले ही एक्सप्लेन किया था। देखिएगा कि जब यहां पे हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकाले तो इसकी एनर्जी डिफरेंस किसके लिए, लिथियम के लिए, वो हाइड्रोजन से क्या थी, कंप्लीटली अलग थी। जिसके वजह से जब मान के चलो इसको मैंने 10 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं इस इलेक्ट्रॉन को, क्या यह हायर स्टेट में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ही नहीं कि वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करे। आई बात समझ में? लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यदि मैंने कितनी एनर्जी दे दी, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या यहां पे रहेगा? नहीं रहेगा। कहां पे जंप करेगा? सेकंड इसमें, क्योंकि उसके पास क्या है, 12 नहीं, मान के चलो मैंने कितना दे दी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में एनर्जी दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द रेशो of an ionization energy to excite the electron for hydrogen and doubly ionized lithium, ठीक है, for a Bohr's एनर्जी स्टेट। ऐसे क्वेश्चन पूछा, क्या निकालना है? रेशो निकालना है, किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्साइट करके भेज देना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसके बाद में अगर आयोनाइजेशन अगर कंसेप्ट रखूं, वर्ड का इस्तेमाल करूं, तो समझ के चलना है, उसको एक्साइट करना। ठीक है बेटा? तो हम लोगों ने क्या देखा, बोलो फटाक से, एनर्जी देखी। एनर्जी कौन सी वाली? आयोनाइजेशन वाली एनर्जी। किसके लिए देखी हम लोगों ने? बोलो, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए कितना बनेगा? -13.6, हाँ, इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, Z²/n²। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दोनों के लिए बताइए, ये वैल्यू किसके लिए? हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड से लेके हम लोग क्या कर रहेंगे, आयोनाइज करेंगे। तो जिसकी वजह से n की वैल्यू किसके लिए कितनी रखेंगे? 1। दोनों के लिए कितनी रखेंगे? 1। ठीक, तो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी मिली? -13.6 इंटू Z², किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए।
सिमिलरली क्या देखेंगे, ई फॉर आयनाइजेशन किसके लिए बेटा बोलो, हाँ लिथियम के लिए कितनी रहेंगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, एन की वैल्यू छोड़ दीजिए, किसके लिए, लिथियम के लिए। आई बात समझ में। अब मुझे बताइएगा हम लोग क्या करेंगे, कम से कम कितनी एनर्जी लगेंगी, पॉजिटिव में एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव में, किसके लिए, दोनों के लिए। तो मुझे बताइए अगर हम लोग ऐसे लिखे, रेशो बनाए, ई आयनाइजेशन किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, डिवाइडेड बाय ई किसके लिए, आयनाइजेशन किसके लिए, लिथियम के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों का क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा बेटा, एन स्क्वायर, नीचे का एन स्क्वायर गेट कैंसल, क्योंकि दोनों के लिए हम लोग एन की वैल्यू कितने रख रहे हैं, 1। तो यहां से फटाक से पता चलता है जेड किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, लिथियम के लिए उसका भी स्क्वायर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना रहेगा 3, 3 का स्क्वायर 1/। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों का अगर कंपेयर करें तो आपको ये बात क्लियर कट दिख रही है, कितनी, 9 गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो। आज बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा है उसमें अगर एनर्जी देंगे तो सभी के लिए पैचेस कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, स्पेक्ट्रा अलग अलग पैटर्न्स के रहेंगे। बात समझ में आई। यदि मैंने किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बारमेंट किया और डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने अलग अलग गैसेस रखे, बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं, अलग अलग गैसेस रखे और वहां से मैं कोलिजन के हिसाब से, मतलब कौन सा वाला कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या होता है, एनर्जी देना। कहा कैसे एनर्जी दी मैंने, इलेक्ट्रॉन देके एनर्जी दी। तो उस वाले गैस के इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन जाके जब टकराएगा, एक्साइट होगा और बाहर निकलेगी एनर्जी, तो बाहर निकलेगी तो हर एक गैस के लिए अलग अलग कलर होगा या एक जैसे कलर होगा, अलग अलग होगा, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बल्ब्स बनाने के लिए अलग अलग कलर्स के। ठीक, अब ये डिटेल कंसेप्ट है जिसका अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। बात समझ में आई। तो हर एटम का जो पैच रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां तक समझ में आई बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिएगा इसके ऊपर और एक अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। अब यहां पे मैंने अगर आपको क्वेश्चन सिंपली पूछा, मान के चलो, ठीक है, कि फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ of the radiation which required to excite the doubly ionized lithium to excite the electron from first Bohr's orbit to third Bohr's orbit। क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए मोनोक्रोमैटिक, लिखेंगे मोनोक्रोमैटिक of the radiation which required to excite the doubly ionized lithium to excite the electron from first Bohr orbit to third Bohr orbit। हम लोग कहां से कर रहे हैं बोलो, किसको एक्साइट कर रहे हैं, डबली आयोनाइज्ड लिथियम को एक्साइट करेंगे। उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होकर कहां पे जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में। तो जो क्या निकालना क्या है, बेसिकली हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है, तो बेटा वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे बोलो, हम लोग पोस्टुलेट नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। जो एनर्जी आप उसने ली, ये वाले कंसेप्ट के हिसाब से जो एनर्जी उसने ली, कितनी एनर्जी ली, ई इतनी एनर्जी ली, किनसी वाली, फोटोन की एनर्जी या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट, जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का इस्तेमाल किया होगा। इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखेंगे, ई, कहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बोलो, लोअर स्टेट से कहां पे जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, बराबर है। हायर स्टेट मतलब इसके लिए अभी क्या रहा, फाइनल रहा। माइनस क्या लिखेंगे, ई इनिशियल, तो हमारा लोअर ऑर्बिट मतलब ये वाला, फाइनल मतलब कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, तो बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, हाँ क्या लिखेंगे, दैट इज एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बात समझ में आ रही है, इतनी होगी ना, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। ठीक है, चलो यहां से निकला, तो हम लोगों को क्या निकलना है, लैम्बडा को लेके जाइए इधर, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई फाइनल माइनस
ई इनिशियल बाय एच इंटू सी। बराबर लिखा हम लोगों ने? नहीं, गलत लिखा। क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, लैम्बडा उधर गया, दैट इज एच इंटू सी बाय, बोलो क्या, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, चलो बेटा इधर बताइए, एच की वैल्यू कितनी? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाउ मच? 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय एनर्जी निकालनी पड़ेगी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? थर्ड ऑर्बिट। इधर निकाल रहा हूं मैं, बोलो कैसे लिखेंगे? हाँ, के एनर्जी फॉर दी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या लिखेंगे? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसके पहले भी हम लोगों ने थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल के रखी थी, याद होगा आप लोगों को। कितना था? -13.6 इंटू, हाँ 3 स्क्वायर इज 9, ये भी 3 स्क्वायर इज 9, कितना मिला? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही हम लोग E1 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, कितनी होगी? E1 के लिए क्या रखेंगे? Z की वैल्यू 3, N की वैल्यू कितनी? 1, कितना मिला? -22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी वैल्यू मिली E1, इतनी वैल्यू मिली हमको E3। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहां पे पुटअप करेंगे। कितना होता है E फाइनल? E3 मतलब -13.6, ये माइनस 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 प्लस 122.4। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाली जो वैल्यू है किसमें दी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बराबर है। अब ये कैलकुलेशन हो जाता है बेटा सबसे हार्ड, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करना बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, इससे बेहतर है कि हम लोग एक काम करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले ही सब कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करके रख देंगे। कैसे? मान के चलो मैंने लैम्बडा रखा इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने? एच सी बाय लैम्बडा, सॉरी एच सी बाय डेल्टा ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा ई? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब बताइए एच की वैल्यू कितनी? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय, हाँ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये वैल्यू आपको मिलती है, दैट इज 12375 डिवाइडेड बाय ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और ये मिलता है लैम्बडा का शॉर्टकट फार्मूला, और ये वैल्यू होती है लैम्बडा की किसमें? एमस्ट्रॉन्ग में। याद रखना, इसका मतलब ये कि सर जब भी कभी आपकी एनर्जी किसमें दी हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो, तो उस समय उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख के उस पूरे वैल्यू को कन्वर्ट किया है किसमें? जूल में। तो आपके क्वेश्चन में एनर्जी दी होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला मिलता है। इसका मतलब यदि आपके पास लैम्बडा की वैल्यू 12375 डिवाइडेड बाय ई फाइनल ई इनिशियल कितनी वैल्यू बेटा? तो हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या करेंगे? 12375 डिवाइड बाय ई फाइनल कितना है? ये वाला, दैट इज -13.6 प्लस 122.4, कितना मिलेगा? अगर आप कितना करो, इसको डिवाइड करो, दैट इज 108.8 समथिंग। और अगर आपको एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू निकालना है तो आपकी वैल्यू मिलती है आसपास नियरली इक्वल टू 112-113 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास। आई बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो ध्यान देना, यहां पे अगर आपका डबली आयोनाइज्ड लिथियम इतने वेवलेंथ का एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब बताइए ये कौन सा रेडिएशन बाहर निकालेगा? विजिबल निकालेगा या इनविजिबल निकालेगा? पहली बात तो बताइए, विजिबल निकलेगा? कौन सा निकलेगा? विजिबल स्पेक्ट्रम का देखिए क्या होता है रेंज, 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7500 एमस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू बेटा कैसी है? बहुत ही ज्यादा कम है। बस समझ में आई? इसका मतलब वेवलेंथ जितना कम उतनी एनर्जी खतरनाक ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाहर निकालेगा ये डबल आयनाइज्ड लिथियम। यदि वो कहां से कहां पे जाए? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड पे जाए तो उसको यूवी देना पड़ेगा, और जब थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा कहां पे? फर्स्ट वाले पे, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? बोलो। इतनी एनर्जी जब बाहर निकालेगा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के आसपास में होगी, क्योंकि वेवलेंथ जितना छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी जबरदस्त। आ रही बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा।
सो अभी हम लोग देखेंगे दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या देखेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम समझने के पहले हमको सबसे पहली चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है डी एक्साइटेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डी एक्साइटेशन। क्या होता है डी एक्साइटेशन? अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, कौन सी? एक्साइटेशन मतलब आपके एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से लेके हायर ऑर्बिट पे जाना, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से लेके हायर एनर्जी स्टेट में जाना, एनर्जी गेन करके। लेकिन जब भी वो क्या करेगा? लिबरेट करेगा, तो वो क्या होगा? डी एक्साइट होगा और ऊपर से कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो जब लेने वाली एनर्जी का आप वेवलेंथ निकाल पाए, वैसे देने वाले एनर्जी का भी आप, मतलब जब उसने एनर्जी क्या की? एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की उसका वेवलेंथ निकाल पाए। दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू क्या निकला था आप लोगों ने? 12375 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। यदि आपको लैम्बडा दिया हो, डेल्टा ई निकालना हो, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 12375 डिवाइड बाय, और एनर्जी किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। आई बात समझ में? किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आए? लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी बाहर फेंकेगा फोटोन के फॉर्म में, उसी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? हायर से ऑर्बिट से लेके लोअर ऑर्बिट पे आएगा। उसी का नाम है बेटा डी एक्साइटेशन। और यदि आपको डी एक्साइटेशन समझ में आ जाए, तो आपको समझ में आएगा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम समझ में आएगा। ठीक है? और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीजेस पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो देखो डी एक्साइटेशन का कंसेप्ट क्या होता है। अभी मैंने बोला कि whenever the electron is jumps from the higher energy state to the lower energy state, it liberate the energy. ओके, ये बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब एक कंसेप्ट में आपको समझाता हूं, देखिएगा, ध्यान देना कि यदि मैं इस तरह से अलग अलग इसमें ऑर्बिट्स को निकालूं, ठीक है? अब ये ऑर्बिट का नंबर मैं देके चलता हूं 1 2 3 4। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप कर सकता है? मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पे? थर्ड पे है। थर्ड से कहां पे आ जाए? सेकंड पे आ जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां पे हो? थर्ड पे हो। कहां पे आए? वह फर्स्ट पे आए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ पे हो। कहां पे आए? सेकंड पे आए। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी क्या हो सकती है? अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब ये वेवलेंथ जो बाहर निकलेगी, ये बाहर निकलेगी एनर्जी, इसका वेवलेंथ मतलब ही क्या? इसकी एनर्जी इंडिकेट होती है। तो एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। लेकिन यहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? लैम्बडा। या फिर हम लोग वेवलेंथ निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट। कितनी एनर्जी निकलेगी, कितना वेवलेंथ निकलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। आप यहां पे क्लियर कट बोल सकते हैं कहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी? इस वाले केस में निकलेगी या इस वाले केस में निकलेगी? हम लोगों ने किसकी स्टडी की थी? हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम की थी। हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या सीखा था? फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? एनर्जी है -13.6। सेकंड में कितना है? -3.4। उसके ऊपर कितना है? -1.51। -1.51 और इसके बीच का डिफरेंस कितना? लगभग कितना होता है? कितना? आसपास में कितना? 12 के पास। और इन दोनों के बीच में, मतलब सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की अगर बात करें, इनमें डिफरेंस कितना है? 2 के आसपास। तो कहां पे एनर्जी ज्यादा निकल रही? जब इलेक्ट्रॉन यहां से थर्ड से लेके फर्स्ट पे जंप करे, या सेकंड से लेके थर्ड से लेके सेकंड पे जंप करे? थर्ड से लेके फर्स्ट पे जंप करेगा। जितना ऊपर से जंप करेगा, उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, उतना उसका वेवलेंथ छोटा होते जाएगा। वाई? बिकॉज एनर्जी रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी एनर्जी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। आई बात समझ में? यही सीखने के लिए हम लोग एक काम करेंगे बेटा, ध्यान देना, हम लोग एक काम करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। कैसे? एनर्जी डिफरेंस निकाल के। तो हम लोग पोस्टुलेट नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे फिर से एक बार, और एनर्जी, और यही होगा आपका डायरेक्टली फार्मूला। किसके लिए? शॉर्टकट फार्मूला होगा। किसके लिए? वेवलेंथ निकालने के लिए। उससे बेहतर फार्मूला है, ठीक? तो एनर्जी क्या होता है? दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। फिर से एक बार बोलो, ई। अब देखो, हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल बोलेंगे, और फाइनल को बोलेंगे फाइनल। पहले क्या बोला करते थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप किया करता था, इसको क्या बोले थे हम लोग? इनिशियल। इसको क्या बोले थे? फाइनल। अब इनिशियल ये हुआ, ये फाइनल हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग?
आई इनिशियल माइनस आई ई फाइनल, बराबर है, क्योंकि पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोलता है, द लिबरेटेड एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन बिटवीन दिस करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ दिस टू ऑर्बिट्स, बराबर है, दैट इज ई फोटोन इज इक्वल टू ई आई माइनस ई फाइनल। फिलहाल के लिए में हम लोग इसको एक काम करेंगे, इनिशियल को मैं नाम देता हूं कितना 1, इसको हम लोग नाम देंगे 2, चलेगा, या फिर आप अपने हिसाब से नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन इसको बोलेंगे कौन सा, फाइनल, इसको बोलेंगे इनिशियल, बोलते चलिए। अब यहां पे बोलिए हम लोग ई इनिशियल के लिए फार्मूला बनाएंगे, सबको फार्मूला याद है बेटा कितना, 2 पाई स्क्वायर एम इंटू के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन, कौन सा वाला, इनिशियल स्क्वायर, बराबर है। उसी तरह से साइड में याद रखना है क्या लगाए थे हम लोग, माइनस, दैट इज ई फाइनल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम इंटू के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बस एन क्या जगह पे क्या आएगा, एन फाइनल स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, तो बोलो क्या बोलेंगे, ई ऑफ फोटोन, ये ई ऑफ फोटोन किसके बराबर, एच सी बाय लैम्बडा के बराबर, तो कितना बनेगा बोलो, ई इनिशियल की जगह पे ये यूज करेंगे, बोलो -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन आई स्क्वायर, ये माइनस है ना इधर, हाँ माइनस, ये वाला माइनस क्या बना, प्लस बना, क्या बना बचता है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एन फाइनल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए बेटा क्या बनेगा, इसमें बनेगा दैट इज एच सी बाय लैम्बडा इक्वल्स टू, क्या निकलेगा कॉमन, सब कुछ कॉमन निकलता है, बस एन फाइनल एन इनिशियल रहता है, ठीक है। तो मैं निकालता हूं कॉमन, दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम इंटू के स्क्वायर ई टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर भी निकला, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर भी निकला, ब्रैकेट में पॉजिटिव वाला एन फाइनल में पहले लिखता हूं, दैट इज बोलो एन फाइनल का स्क्वायर, और ये टर्म आता है माइनस में, ये -1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब यहां से एच सी इधर लेके जाइए तो आपके पास बचता है 1 बाय लैम्बडा, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एच क्यूब इंटू सी इन ब्रैकेट 1 बाय एन फाइनल माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां पे ध्यान देना, अगर आप ध्यान देते हो तो पाई भी क्या है, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट, के मतलब हमारा कूलम्स कांस्टेंट आपको याद होगा 9 × 10⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, जेड अगर आप लोग हाइड्रोजन ही लेते हो तो जेड की वैल्यू 1, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। फिलहाल मैं जेड को साइड में रखता हूं, तो इसको अपन लिखेंगे यहां पे इनटू जेड स्क्वायर करके रखता हूं, ठीक है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी क्या है आपकी कांस्टेंट, सारी चीजें आपको पता है। और जब आप यहां पे वैल्यू पुटअप करते हो, इसको बोला जाता है क्या, आर इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इन स्क्वायर। सर क्या है ये आपका आर, ये है बेटा आर है क्या, इसको बोलेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 1.09, कितनी लिखी दी थी मैंने, 1.0937 के आसपास इंटू 10⁻⁷ पर मीटर के आसपास, इसको हम लोग राउंड फिगर 1.09 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ये होती है बेटा वैल्यू। यदि मैं हाइड्रोजन के लिए लेता हूं तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या बनी, 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 बाय लैम्बडा आर इन ब्रैकेट एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जन्म देता है किसको, जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बोला था, कौन सा वाला, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां से डेवलप होते हैं अलग अलग तरह के सीरीजेस, ठीक। इसमें से कुछ 3 सीरीज, दैट इज मैं पढ़ाने वाला लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और पास्चन सीरीज, ये पहले ही फाइंड आउट हो गए थे, ठीक है। बाद में बोहर्स ने ये कंसेप्ट रखा, और रखने के बाद उसके बाद 2 सीरीजेस आए, एक ब्रैकेट सीरीज और एक पीफंड सीरीज, और इस सीरीज बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने क्या करके दिखाया, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके दिखाया अपने पोस्टुलेट के आधार पे, और जिसी की वजह से 1922 में उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला बेटा। तो ये जो सीरीज का कंसेप्ट पहले आदमी जिसने रखा था उनका नाम था बाल्मर, बाल्मर साहब ने पहली चीज बोली थी। लेकिन सीरीज का नंबर जो आता है सीक्वेंस के हिसाब से वो कौन सा आता है, सेकंड नंबर की सीरीज आती है जो अपन पढ़ने वाले। अब देखो ये सीरीजेस क्या बोलते हैं, सुन लो, कि यदि आपका अब देखो यहां पे एन फाइनल, ये फाइनल क्या हो सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से क्या करे, जंप करे,
क्या करे, जंप करे। ठीक है, अब यदि मान के चलो मैंने एन फाइनल की वैल्यू रखी 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। और मैंने बोला कि एन इनिशियल की वैल्यू मैंने रखी 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4। तो ये सीरीज क्या कहलाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, सेकंड से। कहां से जंप कर रहा है, थर्ड से। कहां पे, फर्स्ट पे। कहां से जंप करेगा, फोर्थ से। कहां पे, इस सीरीज का नाम बोला जाता है बेटा लेमन सीरीज। क्या बोलेंगे, तो याद रखना है एन फाइनल की वैल्यू यदि 1 और एन इनिशियल की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो तो इसको क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज। यदि एन फाइनल की वैल्यू हम लोगों ने रखी कितनी, 2, और एन इनिशियल की वैल्यू हो सकती है, कहां से शुरुआत होगी, 3 से। 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से। इस सीरीज को बोला जाता है बाल्मर सीरीज। ठीक है, अगर इसको अच्छे से अगर हम लोग क्या करें, ड्रॉ करें, तो आपको यहां पे बढ़िया से समझ में आएगा कि हम लोग क्या करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन को, ये कौन सा ऑर्बिट नंबर है हमारा, n इज इक्वल टू क्या रहा ये, इसको क्या लिखेंगे 1, ये क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकंड से फर्स्ट पे अगर जंप करे, थर्ड से फर्स्ट पे जंप करे, फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करे, फिफ्थ से फर्स्ट पे जंप करे, सो ऑन बढ़ते जाएगा। इस सीरीज को हम लोग नाम देंगे बेटा कौन सा, दैट इज लेमन सीरीज। आई बात समझ में। सिमिलरली सेकंड पे देखो, अब लोअर ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोअर ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है। तो देखिए यहां पे जंप करेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, बाल्मर सीरीज। ठीक, ओके। आगे यदि हम लोगों ने लोअर ऑर्बिट नंबर फिर से बढ़ाया, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा, मतलब कहां पे, थर्ड पे, यहां पे जंप करेगा, कहां से, फोर्थ से। कहां से जंप करेगा, फिफ्थ से। कहां से, सिक्स से। कहां से, 7 से। इसका नंबर होगा बेटा कौन सा, बोलो नाम, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्या बनता है इसको, दैट इज पाश्चन सीरीज। क्या बोलेंगे, पाश्चन सीरीज। उसी तरह से फिर से लोअर ऑर्बिट नंबर को इंक्रीज करिए, इलेक्ट्रॉन कहां पे आके लटकेगा, फोर्थ पे। कहां से, फिफ्थ से शुरुआत होगी, 6 से शुरुआत हो सकती है, 7, 8। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दैट इज ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। उसी तरह से फिर से लोअर ऑर्बिट नंबर को इंक्रीज करिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, एन फाइनल क्या रहेगा, फिफ्थ। ये क्या होगा, ये क्या होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज पी फंड। पी फंड, ठीक है, पी फंड सीरीज। तो याद रखिएगा इसका सीक्वेंस कैसा होगा, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, एल बी पी बी पी। कैसे याद रखेंगे, एल बी पी बी पी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, एल बी पी बी पी, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, याद रखना है। ठीक है, हमारे सर ने, मतलब हमारे जमाने में हमारे टीचर ने जब हमको सिखाया था इसको याद रखने के लिए, तो लीव दे दो बॉस फटाक से, क्योंकि बीवी है पेट से। ठीक है, लीव दे दो बॉस फटाक से, क्योंकि बीवी है पेट से, इस तरह से। ठीक है, और एक अपन इसको अलग तरह से याद रख सकते हैं, एल से कोई भी एक सिटी का नाम बताइए, लखनऊ। क्या बोल सकते हैं, और ठीक है, लखनऊ बोल सकते हैं। लखनऊ बहुत पुराना है, लखनऊ सिटी बहुत पुरानी है। बात समझ में आई, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या फिर अपने दिमाग में फिट करके रखिए, एल बी पी बी पी। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह से डायग्राम निकालना पड़े तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर पेपर में हम लोग इस तरह से निकालेंगे। आपका फर्स्ट ऑर्बिट रही n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, 6, n इज इक्वल टू 7। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में ये रहा आपका, इस तरह से इसको क्या निकालेंगे, बोलो, ये क्या लिखेंगे हम लोग, लेमन सीरीज। सिमिलरली ये क्या होगा, बाल्मर सीरीज। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बोलो ये कौन होगा, पाश्चन सीरीज। इस तरह से आप सीरीजेस निकाल सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में। अब हम लोग इसको इसमें टैबुलर फॉर्म में निकालेंगे कि जब यहां से वेवलेंथ निकलेगा। आप देखो सबसे बढ़िया चीज,
हम लोग एनर्जी और वेवलेंथ की स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बेटा कौन सा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये इंडिकेट करेगा आपका वेवलेंथ रेंज, कौन से सीरीज में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन बाहर निकलेगा। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है आपको समझेगा, देखिए अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा, दैट इज नेम ऑफ सीरीज, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, फार्मूला फॉर लैम्बडा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अब देखिएगा पहली सीरीज हम लोग देखेंगे, दैट इज लेमन सीरीज। लेमन सीरीज में फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट का मीनिंग बेटा फटाक से बोलो, एन फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, लाइमन में 1 होगी, बहुत बढ़िया। और इनिशियल स्टेट क्या होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उसके एटम को पूरे चीज को छोड़ के बाहर छूट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। बात समझ में आई। अब यहां पे लैम्बडा का फॉर्मूला बताइए, 1/λ। अभी देखो ये सारी चीजें हम लोग चल रहे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, जिसका वजह से z की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/n फाइनल, फाइनल की वैल्यू 1 स्क्वेयर माइनस 1 क्या लिखेंगे, n इनिशियल स्क्वेयर। ये रहा आपका फॉर्मूला। एनी डाउट। अब देखिए, अब एक बढ़िया कंसेप्ट समझिएगा। यहां पे बेटा ये बैग उठा लो, 1 मिनट, ठीक, या फिर वो बोर्ड दे दो तुम्हारा, क्या बोलते हो उसको, पैड दे दो। हाँ देखो इस तरह से अपने पास है। अब सिंपल से समझ लीजिए, एनर्जी कितनी लिबरेट करेगी ये कौन इंडिकेट करेगा, एनर्जी E इज इक्वल टू hc/λ हम लोग लिखते हैं, दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ बढ़ा उतनी एनर्जी ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब मुझे बताइएगा, यदि मैं इलेक्ट्रॉन देखो यहां से जंप करवाऊं, ये ऑर्बिट नंबर हमारा ग्राउंड स्टेट है या फिर इनिशियल स्टेट बोलेंगे, लेमन के लिए फिलहाल ये 1 है। अब ये ग्राउंड स्टेट है, मैं इलेक्ट्रॉन यहां से भेजता हूं इस तरह से, आवाज आ रहा है, ठीक। अब मैं और ऊपर जाता हूं, आवाज आया, ठीक है, कैसे आया, ज्यादा आया कम आया। और अब देखो और ऊपर से भेज रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, और ज्यादा आ रहा है। जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आपका जंप होगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो उतना वेवलेंथ कम होगा। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जहां पे आपका एन इनिशियल का कितना हो, 2 हो, 3 हो या बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा, इन्फिनिटी। कितना आए बात समझ में, जितना ऊपर से गिरेगा उतना एनर्जी ज्यादा निकलेगी, उतना साउंड एनर्जी आपके पास ज्यादा है, और इतनी जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी उसका वेवलेंथ उतना कम होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या नाम दिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आ रही बात समझ में। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि यदि मैं यहां पे एन इनिशियल की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम, तो बेटा यहां से आप फटाफट बोलिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/1, 1 स्क्वायर 1 है ना, और माइनस 1/n इनिशियल की वैल्यू कितनी, इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है बेटा, फटाक से बोलो। हाँ तो इंफिनिटी का स्क्वायर कितना, इंफिनिटी बनेगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। कौन है वो, कौन है वो, अच्छा वो ट्रू। तो बेटा हाँ बोलो, 1/λ, 1/1, 1/1 इज 1, 1/इंफिनिटी इज हाउ मच, 0, तो 1 माइनस 0, तो आपका 1/λ की वैल्यू कितनी आएगी, r आई, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/r। तो ये रहा आपका लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बस r की वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल। अब बताइए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, एनर्जी कैसे निकलेगी, कम निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, पास से जंप करेगा। पास मतलब सबसे पास में, मतलब कहां से, 2 से। तो n इनिशियल के जगह पे इंफिनिटी जो रखा था आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यदि कभी लाइमन सीरीज के अगर मैं बोलता हूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, तो जंप कहां से करेगा, 2 से लेके बस यहां से जंप करेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी बहुत कम निकलेगी। तो बताइए बेटा, अगर मैं पुट करता हूं 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/1 इज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इज हाउ मच। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग मिलेगा कितना, 1/λ इज इक्वल टू 4 1 4, 4 माइनस 1 3, दैट इज 3r/4। उल्टा करिए, लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट बताइए कितना बनेगा, दैट इज 4/3r। आइए बात समझ में। ये हुआ आपका कौन सा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक, अब देखिएगा इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से लेके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का अगर मैं कैलकुलेशन करूं
तो आसपास में इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो कुछ 911 एंगस्ट्रॉम के आसपास निकलेगी और इसकी नियरली इक्वल टू वैल्यू 1215 एंगस्ट्रॉम तक निकलेगी। अब 911 एंगस्ट्रॉम से लेके 1215 एंगस्ट्रॉम का जो रीजन है ये दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले क्लियर करा था कौन सी चीज कि विजिबल स्पेक्ट्रम वो चीज है जो दिखती है, जो कहां से कहां तक चलती है 3800 से लेके 7500 के बीच में। तो ये जो रीजन है बेटा ये याद रखना, ये कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है। तो जब लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स का जंप हो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे, तो वहां से निकलने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम कहां पे दिखेगा, यूवी रेज में दिखेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेमन के बाद क्या देखेंगे, बाल्मर सीरीज। बेटा बाल्मर में एन फाइनल की वैल्यू फटाफट बोलते चलिए 2 कहां से जंप करेगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसका फार्मूला बनेगा, आप फटाफट इसका कैलकुलेशन करते चलिए, 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, बराबर, बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब n इनिशियल की वैल्यू कितनी, इंफिनिटी। तो बोला इसमें फार्मूले में डालिए 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर इज हाउ मच, माइनस 1/इंफिनिटी इज 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका लैम्बडा की वैल्यू देखो, उल्टा करिए इसको, क्या बनेगा, कितना आएगा, 4/r आएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में अगर मैं वैल्यू डालूं तो कितना निकलेगा, 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 इनिशियल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से जम करेगा, 3 से, कितना बनेगा, -9। तो देखिए 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9 माइनस 4 5, 9 4 जा 36, उल्टा करिए, लैम्बडा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 36/5r। ठीक, यदि मैं इसका वेवलेंथ रेंज निकालूं तो वेवलेंथ रेंज की वैल्यू यहां पे लिखते चलूंगा, ठीक है, अभी इसके बाद, क्योंकि अपने पास जगह नहीं वहां पे। तो वेवलेंथ अगर रेंज निकालो तो आसपास में 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके आसपास में ये 7000 या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ये राउंड फिगर निकाल के चल रहा हूं मैं, इतना वेवलेंथ निकलेगा। और ये वेवलेंथ क्या कहलाता है, ये क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में जाएगा बेटा। किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब ये आंखों से दिखने वाले रेज निकलेंगे। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अभी तक जहां जहां पे विजिबल स्पेक्ट्रम निकला है, समझ के चलिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप किया, सेकंड पे जंप किया और कहीं से भी हो सकता है। अब देखो ध्यान देना, कौन से समय आपका वायलेट कलर का कलर बाहर निकलेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड से जंप करेगा सेकंड पे या इंफिनिटी से जंप करेगा सेकंड पे, इंफिनिटी से जंप करेगा सेकंड पे, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, मतलब कैसे होगा, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। और एनर्जी ज्यादा मतलब विबगॉर में किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, वायलेट के पास, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम जिसको बोलते हैं, बराबर है। आगे बोलिए बेटा, बाल्मर, फटाफट लिखते जाएंगे, मैं इसको अभी ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बोलते चलिए, मैं लिखते जाऊंगा। बोलो, बाल्मर के बाद पाश्चन सीरीज, बहुत बढ़िया। पाश्चन में एन फाइनल की वैल्यू 3, एन इनिशियल की वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन। 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बोलो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू, ये तो बन गया क्या अपना 0, इसके जगह पे कितना आएगा, 3 स्क्वायर इज 9, उसका उल्टा कर दो 9/r, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 9/r। ठीक है, ये कौन सा लैम्बडा हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करिए। बोलो यहां पे कितना, 9, यहां पे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, बोलते चलिए 9 16, मल्टीप्लाई करते चलिए, बोलो कितना आ रहा है, हाँ 7r, ऊपर कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करते बोलिए फटाफट, हाँ 144। ठीक है, अब यहां पे हम लोग वेवलेंथ रेंज अगर निकालने जाए आसपास में, तो इसका रेंज कुछ 8000, देखो 3600 के बाद वाला कंसेप्ट आता है। ठीक है, आसपास में 14000 एंगस्ट्रॉम से लेके कुछ आसपास में 18000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा बेटा। कैलकुलेट करके देखिए, 9/r का वैल्यू बताइए कितना आता है, r की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 1.09 करके देखिए, 1.09 कुछ 9000 के आसपास में आ रहा है, हाँ 9000 एंगस्ट्रॉम से लेके 18000 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और ये रीजन बोला जाता है बेटा इंफ्रारेड
रीजन। कौन सा रीजन? इंफ्रारेड रीजन। फटाक से बोलो आगे वाला कंसेप्ट कौन सा? दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में एन फाइनल की वैल्यू कितनी? 4, एन इनिशियल की वैल्यू कितनी? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 बाय 4 स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वेयर। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलिए लैम्बडा शॉर्टेस्ट कितना होगा? दैट इज 16 बाय आर। ठीक है। लैम्बडा लॉन्गेस्ट कितना बनेगा बेटा? यहां पे कितना पुटअप करेंगे हम लोग? 5 पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना बना? कितना? 9R। अब यहां से मेरे को एक ट्रिक भी समझ में आती है। 5R देखो 3R 5R 7R 9R बाद में क्या आएगा? आने चाहिए। अब देखो ऊपर वाला बस बताइए कितना बनेगा? 400। ठीक है। अब इसमें अगर मैं वेवलेंथ निकालने जाऊं तो 16 बाय 1.09 करके देखिए आसपास में आपको वैल्यू मिलेगी। कितनी मिल रही है? दैट इज कितनी? 14,000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके आसपास में ये 40,000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होगा। कितना? 40,000। तो आईआर से देखो वेवलेंथ कैसा रेंज मिल रहा है? बहुत बड़ा वेवलेंथ रेंज मिल रहा है। और ये नियर इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड के बाद शिफ्ट हो रहा है तो इट इज नियर इंफ्रारेड रीजन मिलेगा बेटा। ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? दैट इज पी फंड सीरीज जिसमें एन फाइनल की वैल्यू कितनी? 5, एन इनिशियल कितना? 6, 7, 8, 9 एंड 1 बाय लैम्बडा आर इन ब्रैकेट 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। लैम्बडा शॉर्टेज बताइए। दैट इज 25 बाय आर। बहुत बढ़िया। देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है। मतलब आपको ये भी ट्रिक समझ में। अब इसके बाद इसको याद रखना है। ठीक है। बस ये ऊपर वाली चीजें आपको याद रखनी है। बोलो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या बनेगा? यहां पे क्या पुटअप करोगे? 6, 6, 6, 36, 36 माइनस 25 कितना बनेगा? 11R। ऊपर वाला बताइए 900। कितना 100? 900। तो यहां पे अगर वेवलेंथ रेंज निकालने जाओ 25 बाय 1.09 डाल के देखिए 22,000। तो आसपास में 22,000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके आसपास में 75,000। ये सब कुछ मैं एक अप्रोक्स वैल्यू लिख के चल रहा हूं। 75,000 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास में जाएगा। ये फार इंफ्रारेड बोलेंगे। इंफ्रारेड से बहुत दूर होगा जिसकी एनर्जी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। आई बात समझ में? अब देखो इसमें अपन एक कंसेप्ट रखेंगे। कौन से? जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट नंबर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेवलेंथ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेवलेंथ भी बढ़ना मतलब एनर्जी घट रही है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट नंबर यदि हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी घट रही है। वेवलेंथ बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। बराबर है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में यदि हम लोग लोअर ऑर्बिट नंबर के जगह पे अब क्या यूज करेंगे हम लोग? हायर ऑर्बिट नंबर। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में सीरीज में किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में हायर ऑर्बिटल नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि भी किसी भी सीरीज में हायर ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अरे हायर ऑर्बिट नंबर का मतलब जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। आई बात समझ में? तो पूरे सीरीज में लोअर ऑर्बिट नंबर का बढ़ना मतलब वेवलेंथ का बढ़ना, पर्टिकुलर सीरीज में हायर ऑर्बिट नंबर का बढ़ना मतलब वेवलेंथ घटना। ये एमसीक्यू में सॉल्व करते समय काम में आएगा बेटा। आपको शब्दों के जालों में वो भेज देगा इस तरह से। ठीक है। अब यहां पे एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट आता है, इसको भी अपन सीख लेंगे। यदि मान के चलो कि मेरे पास एक क्वेश्चन रखता हूं, इसके हिसाब से अपन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोलता हूं कि मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसे मान के चलेंगे हम लोग, टू एक्साइट दी डबली आयोनाइज्ड lithium atom, okay, to
push the electron, to push the electron from lower to higher orbit, lower to higher orbit, the monochromatic light having wavelength 975 angstrom has used, then how many possible ways to electron to comes in its ground state? हम लोगों ने क्या किया बताइए? एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डबली आयनाइज लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया बोलो? एक्साइट किया। क्या किया? ठीक है, अब एक काम करें, डबल आयनाइज की जगह पे अपन यूज करेंगे कौन सा? हाइड्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, और इजी कर देंगे इसको। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब लोअर ऑर्बिट से वो कहां पे चला गया? हायर ऑर्बिट में। कितने का लाइट इस्तेमाल किया? मोनोक्रोमेटिक, जिसका वेवलेंथ दिया बेटा कितना? 975 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? 975 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब यहां पे 957 एंगस्ट्रॉम अगर यूज करेंगे तो यहां पे लास्ट में देखो क्या बोला? हाउ मेनी पॉसिबल वेज टू इलेक्ट्रॉन टू कम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले तो जाएगा और बाद में वो वापस भी आएगा। अब पहले तो वापस भी आएगा तो कौन से स्टेट में जाएगा हमको पता है क्या? लेकिन हम लोग लैम्बडा से निकाल सकते हैं, और हमारे पास लैम्बडा वाला फॉर्मूला बेटा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? 12375 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, बराबर है। हम लोग पहले ई निकालेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू बनी 12375 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज हाउ मच? 975। कैलकुलेट करके देखिए आसपास में कितना आ रहा है। तो डेल्टा ई की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? कितनी आ रही है? लगभग कितनी आ रही है? 12.65। चलो जो भी हो, नियरली इक्वल टू 12 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मैंने डबल आयनाइज लिया होता तो ये वेवलेंथ जो है ये इसको फिर से अपने को चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो यदि मैंने आपका हाइड्रोजन एटम के लिए लिया तो मुझे बताइए ये डिफरेंस कितना मिल रहा है? 12.6 मिल रहा है। अगर डिफरेंस 12.6 मिले, इसका मतलब ये डिफरेंस 12.6 कहां पे आएगा? देखो हमारे यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से यदि अगर हम लोग ले, यहां पे कितना है? -3.6, और यहां पे कितना है? कितना है? 3.4। यहां पे कितना है? 1.51। यहां पे कितना है? कहां पे डिफरेंस इतना मिलेगा? किसके बीच का डिफरेंस इतना मिलेगा? मतलब इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, तो वो जाएगा कहीं पे? कौन से ऑर्बिट में जाएगा? आसपास में। मुझे लगता है फर्स्ट से, ग्राउंड स्टेट से लेके फोर्थ पे जाएगा। इससे अगर ये वैल्यू माइनस की तो आसपास कुछ इतनी मिल रही है, इसका मतलब कौन से स्टेट में गया? फोर्थ स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा फोर्थ स्टेट में अगर जाए तो कितने पॉसिबल वेज है इसको वापस आने के लिए? एक तो इलेक्ट्रॉन सीधा आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे आएगा, यहां से डायरेक्ट जंप करेगा यहां पे, या फिर ऐसे आएगा, यहां से जंप करेगा यहां पे। बात समझ में? कितने पॉसिबल वेज है देखो, 1 2 3 4। इसको नहीं पकड़ूंगा बेटा, ये मैंने पहले ही पकड़ के रखा है। 5, ये 6, इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इसको पहले पकड़ के रखा है। तो कितना हुआ? 6 पॉसिबल वेज। बात समझ में? अब देखो यहां पे अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। इसके लिए नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए n के लिए मैं यूज करूंगा डेल्टा n इन ब्रैकेट डेल्टा n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा n? देखो यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 4 3 2 1। डेल्टा n मतलब यहां से इस स्टेट से कहां पे गया? फोर्थ पे गया। तो डेल्टा n का मतलब क्या है? 4 - 1 कितना बना? 3 इन ब्रैकेट। फिर से डेल्टा n की वैल्यू 4 - 1, चेंज इन नंबर, बोलो कितना बनेगा? 3 + 1/2।
ठीक, बोलो कितना बनेगा? 3 प्लस 1 इज हाउ मच? 4 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज 6 वेज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई बात समझ में? तो आप कितना भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा तो ये आपका फॉर्मूला आपको काम में आएगा। आई बात समझ में? तो इसके ऊपर हम लोग वेवलेंथ के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेंगे, डील करेंगे, तब जाके बहुत सारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बोर्ड में हो, नीट में हो या जेडबल में। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया सारी चीजें आपने रिवाइज करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप कि आपकी 90-80% स्टडी अभी ही हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।